तो बहुत टफ सवाल है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके कल आंसर भेजिएगा। अच्छा सवाल है, बिकॉज एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद एक बार फिर इस खास इंटरव्यू 50 पार बियॉन्ड 50 में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे 20 करोड़ रुपयों का दान देने वाले छत्तीसगढ़ के दानवीर कर्ण अभय पांडे जी से। अभय पांडे वेंचर कैपिटल फर्म A91 पार्टनर्स में जनरल पार्टनर हैं। A91 पार्टनर्स की स्थापना से पहले लगभग एक दशक तक श्री अभय पांडे सकोया कैपिटल इंडिया एडवाइजर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। सकोया कैपिटल इंडिया में अभय ने कंज्यूमर और हेल्थ केयर सेक्टर्स में पैशनेट फाउंडर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें कुछ थीम्स पर फोकस किया गया है, जिसमें बड़ी श्रेणियों लार्ज कैटेगरीज में चैलेंजिंग ब्रांड्स बनाना, बड़े पैमाने पर मास मार्केट अपॉर्चुनिटीज में बेहतर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज का समर्थन करना और नई इमर्जिंग कैटेगरीज में कंपनियों का निर्माण करना शामिल है। अभय के इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और बोर्ड पोजीशंस में शामिल है कई दिग्गज कंपनियां जैसे विनी कॉस्मेटिक्स, इंडिगो पेंट्स, B9 बेवरेजेस, फेसेस कॉस्मेटिक्स, PI इंडस्ट्रीज, ला रेनन, कोई फार्मास्यूटिकल्स, क्यूरेशियो हेल्थ केयर, ASD आई केयर, ऑफिस और मेडजीनोम। अभय जी वर्तमान में वेलवेट प्राइवेट लिमिटेड, पुष्प ब्रांड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एटम वर्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में बोर्ड के सदस्य हैं। सकोया कैपिटल से पहले अभय ने DSP मेरिल लिंच के साथ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया है और उससे पहले मैकेंजी एंड कंपनी के मुंबई और जोहानिसबर्ग ऑफिसेस में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पद पर कार्य किया है, जहां उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री और ऑटोमेटिव वर्टिकल्स के लीडिंग क्लाइंट्स के साथ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल इश्यूज पे अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। अभय ने IIM कोलकाता से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और IIT बॉम्बे से BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया है। अभय इंडियन वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी एसोसिएशन IVCA में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं और प्राइवेट इक्विटी के लिए फिकी कमेटी में सलाहकार हैं। वे IIT बॉम्बे में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन में एडवाइजर भी हैं। अभय का पैशन है फिलैंथ्रोपी का समर्थन करना और खास तौर पर समाज में एजुकेशन के क्षेत्र में सहायता करना। अभय पांडे जी अशोका यूनिवर्सिटी और भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। अभय अपनी पत्नी रश्मि और 2 बेटे अमन और अर्श के साथ मुंबई में रहते हैं। चलिए मिलते हैं उदार हृदय वाले हर दिल अजीज अभय पांडे जी से। स्वागत है अभय। हाय, प्लेजर टू बी हियर। फाइनली आफ्टर 50 इंटरव्यूज। इस शो में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न से शुरू करते हैं। अभय कितने प्रतिशत भिलाइयन हो? हाउ मच ऑफ अ भिलाइयन आर यू? 35%। 35%? इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया? ऐसी कुछ वहां पे कितने साल गुजारे उसको थोड़ा वेट अधिक दिया, बिकॉज वो बचपन के साल थे और उसके बेसिस पे आया 35%। चलो बहुत अच्छा। तो भिलाई की कोई ऐसी याद के बारे में बताएं जो आपसे छीनी नहीं जा सकती। भिलाई की तो बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो नहीं छीनी जा सकती। एक चुनना तो मुश्किल है, मैं कुछ बताता हूँ। सबसे पहले मेमोरी तो है कि हर शाम को 5 बजे हमारे वो 2-3 स्ट्रीट के दोस्त मिलकर शाम को 5 से 6, 5 से 7 क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी उस समय सीजन चलता था वो खेलने जाते थे हर शाम को। इतनी बेताबी से उस टाइम का इंतजार होता था कि कब जाएंगे खेलने के लिए, और खेलने जाते थे और खेलना कम, गप मारना ज़्यादा होता था। बट दैट वाज वन पार्ट जिसको हमेशा उसका इंतजार करते थे, तो वो बहुत मुश्किल है उसको भूलना। एक और याद है जो क्लास 11-12 में सुबह 5:30 बजे चांदवानी सर की मैथ्स क्लास शुरू होती थी, और वो सुबह 4:30 में उठो, 5 बजे मफलर लगा के, मंकी कैप लगा के, पता नहीं क्या करते हुए साइकिल चलाते हुए पहुंच जाते थे क्लास करने। वहाँ हालत ख़राब है, नींद आ रही है, ठंड लग रही है, बट वो क्लास कर रहे हैं मैथ्स की, क्योंकि वही ज़रूरी है लाइफ में। तो वो निकलना बहुत मुश्किल है। और फाइनली एक और याद आती है जो आजकल अपने बच्चों को बताओ तो वो मानने को तैयार ही नहीं है। उनको बताते हैं कि हम एक गेम खेला करते थे अपने स्ट्रीट में जिसे गोबर डंडा कहते थे। और वो कैसे खेलते थे और क्यों,
क्या गेम के रूल्स होते थे उनको बताओ तो मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई गेम है। वो सोचते हैं मैंने कुछ बना दिया है, ये अपनी स्टोरी बना दी है। बट एक गेम खेलते थे गोबर डंडा, पता नहीं मुझे अभी वो पॉपुलर है कि नहीं, लोग खेलते हैं या नहीं। गोबर डंडा गेम तो मैंने भी नहीं सुना है। हम लोग जरूर पिट्ठुल और बुढ़ी कबड्डी वगैरह खेलते थे। व्हाट इज गोबर डंडा? गोबर डंडा एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग गेम है। हर किसी के पास एक एक स्टिक होती है और एक किसी की स्टिक को मार दिया जाता है, उसको जाके अपनी स्टिक लेनी है, लेकिन बाकी लोग अपनी स्टिक से उसकी स्टिक को दूर मार रहे हैं एंड वो आपको स्टॉप नहीं कर सकता अगर आपने स्टिक किसी गोबर पे रख दी। और हमारे स्ट्रीट में बहुत गोबर हुआ करती थी। तो इसीलिए इसका नाम गोबर डंडा था कि अगर आपने डंडे को गोबर पे रख दिया तो आप सेफ हैं। तो आप ये बिलाई के बारे में ऐसी कहानी सुन के बिलाई को बदनाम ना करें। ये तो याद है, जो बहुत अच्छे से याद है, जो जाएगी नहीं, सो अच्छी यादों में से है। ओह गॉड। अच्छा, क्या आईआईटी और आईआईएम जाना हमेशा से एक सपना था या फिर आपने भी वही किया जो बाकी दोस्तों ने एक दूसरे को देख के फॉलो किया था? क्या प्लान था? आईआईटी तो बाय डिफॉल्ट, अगर आप थोड़े भिलाई में उस जमाने में 88 89 में पढ़ने में अच्छे थे, मैथ्स पढ़ाई कर रहे थे, तो आईआईटी वाज द नेचुरल डेस्टिनेशन। तो सपना तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, हर किसी का टारगेट वही होता था कि वहाँ जाना है, आईआईटी जाना है, उसके बाद सोचेंगे लाइफ के बारे में। तो वही करते करते आईआईटी तो पहुँच गए। आईआईएम तो उस समय हमें पता भी नहीं था क्या होता है, और आईआईटी जाने के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में समझ में आया कि एक आईएम भी होता है, तो बाद में वो भी एक टारगेट बन गया। सो हाँ, आईआईटी तो क्लास 9 या 8 से ये था कि आईआईटी जाना है, वो टारगेट था। टेक अस थ्रू योर प्रोफेशनल जर्नी। मैनेजमेंट कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकर को किन चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और टेक अवेज क्या हैं उनको, मतलब इससे क्या लाभ होता है ये दोनों करियर्स में? I started my career as a management consultant with McKinsey. I'll first tell you what the tough parts of the job are, and then I'll tell you what you learn from this. So as a management consultant, first when I joined, एक बहुत ही अच्छा लगने वाला एक वो करियर लगता था। जैसे मैं दिल्ली में था और हमें क्या कहा गया कि अगले 6 महीने के लिए आपको हर मंडे मॉर्निंग फ्लाइट लेकर बॉम्बे आना है, बॉम्बे में आपको ओबरॉय होटल में रुकना है और 5 दिन काम करना है और फ्राइडे इवनिंग को फ्लाइट लेके वापस दिल्ली आ जाना है। तो जब आपने ये 24-25 साल की उम्र में ज्वाइन किया ये जॉब, तो ये तो इतना ल्यूक्रेटिव लगा कि इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है। आप फ्लाइट लेके जा रहे हो हर मंडे मॉर्निंग, हर फ्राइडे इवनिंग वापस आ रहे हो, 5 दिन ओबरॉय होटल में रह रहे हो, 5 स्टार होटल है, खाना फ्री है, और क्या चाहिए लाइफ में? लाइफ तो बहुत ही अच्छी है। और पहले 3-4 हफ्ते तो बहुत अच्छा लगा ये करके। काम बहुत करना पड़ता है, बट बड़ा अच्छा लगता था दोस्तों को बताने में कि हम ऐसे होटल में रह रहे हैं, सब कुछ फ्री है। बट धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि अगर पूरी लाइफ ही ऐसा करना पड़े, तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। आपके पास कितने भी कंफर्ट हों, अपना घर छोड़कर हर मंडे मॉर्निंग निकलना और फ्राइडे इवनिंग आना बहुत मुश्किल जॉब है। इसको सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और बहुत लोगों में एनर्जी नहीं हो पाती है। लेकिन कंसल्टिंग में आप बहुत कुछ सीखते हैं। कंसल्टिंग में आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग्स आर द एबिलिटी टू थिंक इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। Second, think about how to work in teams, because every consulting team is about 3 to 5 people and they work very closely over a period of 3 to 6 months, and you have to work with each other and support each other. So teamwork is what you learn. And finally, it's also not about recommendations to a client, it's also about making sure those things are accepted, understood, and implemented, and therefore relationships become important. And that too specifically at a young age. If you're a 25, 30-year-old consultant and you're trying to advise a 45, 50-year-old client, it's extremely important that you build some credibility and some relationship with those people to get it done. I'd say, coming back, summarizing, structured problem solving, teamwork, and relationships is what you learn in consulting. But it's a very tough life because you're always on the move. All right. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी बहुत ही ग्लैमरस प्रोफेशन है, बिकॉज उसमें आप बड़े बड़े बोर्ड रूम मीटिंग्स में जाते हो, ये कंपनी तुम उसको खरीद लो, तुम इसको बेच दो, ऐसी ऐसी बातें करते हो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के साथ। तो बड़ा अच्छा पावरफुल फील करते हो कि ये आइडिया आया मेरे पास, इसको ऐसा करा देते हैं, ऐसा करा देते हैं। बट द नेगेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और द डाउनसाइड दैट नो वन टॉक्स अबाउट इज वन, दैट अ लॉट ऑफ योर एफर्ट एंड ऑफन टाइम्स अप टू 80% गोज वेस्टेड, बिकॉज आप बहुत काम करते हो किसी चीज़ को कराने के लिए और वो होती नहीं है, वो डील नहीं हो पाती, इसलिए आपकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है ओवरऑल जो रिजल्ट्स आते हैं।
लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो आपको बहुत अच्छे पे ऑफ मिलते हैं. सो व्हाट यू लर्न इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कि बहुत सारी चीज़ें करो साथ में, बहुत हार्ड वर्क करो, बट डू नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोजिंग, गेटिंग वर्क डन. It's not just about how much effort you're putting in. It's about how much you can close. And that's what you learn in investment banking. Transactions are important. Getting them done is important. Also requires a lot of energy, requires a lot of hustle. And that's what investment banking teaches you. सुना है कि आप डेली रूटीन के मामले में किसी फिल्म कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हैं. हर सुबह आप चाय के साथ मैरी बिस्किट्स खाते हैं और हर शनिवार को शार्प 9:30 बजे आप इडली खाना शुरू कर देते हैं. ये तो सही है. आपको पता है ये इडली वाली स्टोरी, सो आप पूछ रहे हो. I believe in routines because that's about discipline. It's also about some structured way of life. It should not become too much of a routine. You should have time for fun and you should have time for impromptu things. But I do think कि structure लाने से life में कुछ अच्छा होता है. Now idli is not the example of structure. So it's always good to break down time mentally, not on a calendar, saying इतना time हर चीज को दो. बिकॉज अदरवाइज लाइफ में हमारे पास इतने डिमांड्स हैं टाइम के, अगर आप ऐसा नहीं करो, स्ट्रक्चर नहीं डालो लाइफ में, तो यू विल फाइनली द ओनली वन यू विल कॉम्प्रोमाइज on the quality of time is yourself. Everybody else will demand their time. You cannot compromise on the work. You have to do the work. Your parents and relatives will want the time. Your wife and kids will want the time. Your friends will want the time. The only compromise you'll end up making is for yourself. So therefore, you have to divide time and then make sure that everyone gets the deserved time. You cannot do too much with anyone. There are compromises that have to be made along the way. But ठीक है, everybody has limited time, and increasingly as we all getting older, there's still limited time, so you have to put more structure and more rhythm into what we do. All right. Thank you. I think people should learn from you. Time planning is very important. एक बात बताइए, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, इसको सरलता से एक वाक्य में समझाए कि ये होता क्या है वीसी, ये क्या करते हैं? हाँ, वेंचर कैपिटल मतलब पैसे. वेंचर मतलब कोई नया बिजनेस कर रहा हो तो उसे वेंचर, या कुछ भी नया काम कर रहे हो तो उसे वेंचर कहते हैं. वेंचर कैपिटल में हम ऐसे बिजनेसेस और ऐसे लोगों को खोजते हैं जो अपने अर्ली स्टेज में हो, जिनके बिजनेस में बहुत पोटेंशियल दिख रहा हो, उनको अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए. उस पैसे के बदले में अपने बिजनेस में इक्विटी स्टेक, ये लोन नहीं है, इक्विटी स्टेक देना चाहें, 10%, 20%, 25% जो भी देना चाहें, वो देकर वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो. अब बहुत सिंपल तरीके में हम यही काम करते हैं. हम खोजते हैं कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे बहुत ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, जहाँ हमारे पैसे डालने से कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है. उनको जाके पैसे दो और उनके बिजनेस में 10, 20, 25% इक्विटी स्टेक ले लो. ओके, आई थिंक हमारा ये शो बच्चे भी देखते हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा. और अगर बैकग्राउंड्स देखें तो वीसी जो बनते हैं वो बहुत डाइवर्स एजुकेशन वाले होते हैं. जैसे आपके सेक्वाया के भी जो रहे हैं हेड माइकल मॉरिट्ज, वो ऑक्सफोर्ड से हिस्ट्री मेजर थे. तो हाउ डज वन ब्रेक इनटू वेंचर कैपिटल? हाँ, ये अच्छा सवाल है, बिकॉज वेंचर कैपिटल बहुत इवॉल्व एरिया नहीं है इंडिया में. इसको भी कुछ 12-15 साल हुए हैं और अभी नया ही माना जाना चाहिए. सो आपने जिनका नाम लिया, माइकल मॉरिट्ज, वो शायद दुनिया के सबसे सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और मेरे बॉस रह चुके हैं और इसलिए मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है. वो हिस्ट्री मेजर थे, उसके बाद वो एक जर्नलिस्ट बन गए और वो टाइम मैगजीन में जर्नलिस्ट थे. और वो जर्नलिज्म करते समय वो एक किताब लिख रहे थे एप्पल की कहानी पे, एप्पल कंप्यूटर्स. और एप्पल कंप्यूटर्स में सिक्वोया, जिस फंड ने इन्वेस्ट किया था एप्पल कंप्यूटर्स में, उनके एक पार्टनर थे जिनका वो इंटरव्यू ले रहे थे वो बुक लिखने के लिए कि ये एप्पल की कहानी के बारे में बताइए. वो इंटरव्यू करते समय उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे उस पार्टनर से कि वो पार्टनर को लगा कि इनके क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं तो ये कितना स्मार्ट होगा, इसको हायर कर लेते हैं. और उन्होंने उनको हायर किया और उसके अगले कुछ सालों में उनका पोटेंशियल, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और करते करते वो बहुत सीनियर हो गए और हेड बन गए. कहने का ये मतलब है कि आप कहीं से भी वेंचर कैपिटल में आ सकते हैं, बिकॉज जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको है कि लोगों को समझना है, बिजनेस को समझना है. इसके लिए जो थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन काफ़ी कॉमन सेंस चाहिए. बट आपका दूसरा सवाल जो है कि इसमें कैसे ब्रेक इन करते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. जब भी कोई प्रोफेशन स्टार्ट होता है, जैसे इंडिया में 2007 में 6 में शुरू हुआ था वेंचर कैपिटल एक सिस्टमैटिक तरीके से, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जाके जो उस समय के अच्छे कंसल्टेंट्स हों, अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हों, उनको हायर कर लो, बिकॉज और कोई है नहीं जिसके पास ट्रेनिंग है.
तो जो भी दिख रहे हैं अच्छे प्रोफेशनल्स अलग अलग फील्ड से, वहाँ से हायर कर लो। और धीरे धीरे वो जो लोग हैं उनके नंबर बढ़ते जाते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। उसके बाद काफ़ी जो अगले सेट ऑफ लोग आते हैं वो किसी किसी स्टार्टअप में काम कर रहे होते हैं, वहाँ से ले लेते हैं लोगों को। उसके बाद फिर देखते रहो कहाँ पे कोई सीनियर किसी कंपनी में काम कर रहा हो, किसी फील्ड में अच्छा काम कर रहा हो, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में, कोई कंज्यूमर में, कोई टेक्नोलॉजी में, उनको हायर कर लो। तो कोई कोई ऐसा फिक्स्ड रूटीन नहीं है, कोई रूट नहीं है जहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट जहाँ से हायर किए जाते हैं या प्रूवन है कि यहाँ वाले लोग बेस्ट करते हैं। तो ये हर किसी के लिए ओपन है, ये मौके की बात है किसको कहाँ चांस मिलता है। लेकिन अगर आप इवॉल्व मार्केट देखें, जैसे यूएस है और इंडिया भी वहाँ पहुँच जाएगा अगले 10-15 सालों में, वहाँ पे सबसे अधिक वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग जिन्होंने अपने बिजनेस को बनाया, बेचा और उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट बन गए। इसका मतलब कि आपकी कंपनी में किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट किया, उन्होंने आपको कंपनी चलाते हुए देखा, उसके बाद आपने जब वो कंपनी बेच दी और आपके पास कुछ पैसे भी आ गए और अब टाइम है कुछ काम करने के लिए, तो आप उसी वेंचर कैपिटल फर्म को जाके ज्वाइन कर लेते हैं, कहते हैं मैं भी यही करता हूँ क्योंकि मुझे पता है बिजनेस कैसे होता है। तो मेरे ख्याल से अगले 15-20 सालों के बाद इंडिया में भी यही ट्रेंड आ जाएगा, जहाँ पे काफ़ी लोग जो वेंचर कैपिटलिस्ट बनेंगे वो पुराने लोग जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई और बेची, और आज के दिन पे वो कुछ लोग अब 30 की उम्र में भी अपनी कंपनी बेच देते हैं, कुछ लोग 50 की उम्र में बेचते हैं, कुछ उसके बाद बेचते हैं। तो एज विल नॉट बी ए मैटर ऑफ कंसर्न और नॉट बी ए डिफाइनिंग फैक्टर। लोग डिफरेंट एजेस में अपने, और ये भी जरूरी नहीं कि आप अपनी कंपनी बेच के आओ, आप किसी का अच्छी कंपनी में, फास्ट ग्रोथ कंपनी में काम कर रहे हो, वहां से निकल के आप वेंचर कैपिटल में आओ, क्योंकि आपको पता है कि एक हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट में कैसे काम होता है। एंड वेंचर कैपिटल इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग हाई ग्रोथ कंपनीज। तो जिसने भी वो देखा होगा उसको ज्यादा चांस है सक्सीड करने का वेंचर कैपिटल में। बहुत अच्छा, आपने मुझे आज होप दे दी है कि अच्छे सवाल पूछने से भी वीसी बना जा सकता है, और मैं अपनी तारीफ क्या करूं। खैर, तो वीसी कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से सेक्टर्स और स्टार्टअप्स निवेश करने लायक हैं और वर्थ इन्वेस्टिंग इन? बेसिक्स पे जाएं तो वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा बनाना है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि किसी कंपनी में पैसे डालो, अगले 5 से 7 साल तक रुको और फिर अपना स्टेक बेचो और पैसे बना के निकलो। और आपको अपने पैसे को डबल करने में कोई मज़ा नहीं है वेंचर कैपिटल में, अपने पैसों को 10 गुना करना चाहते हो आप 5 साल में। अच्छा। तो इसका मतलब है कि आपको नॉर्मल तरीके से बिना रिस्क लिए तो पैसे बनते नहीं हैं, तो आपको रिस्क लेना है और बहुत हाई ग्रोथ चाहिए, दोनों कंडीशन ज़रूरी हैं। तो नेचुरली आप ऐसे सेक्टर्स की तरफ, ऐसे कंपनीज की तरफ जाओगे जो बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर्स में हैं, और एक स्टेज ऐसा है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो, बिकॉज अगर रिस्क निकल जाती है बिजनेस से तो उसमें रिटर्न भी कम हो जाता है, क्योंकि जो पैसे रेस कर रहा है कहेगा कि मैं आपको इतने रिटर्न्स क्यों दूँ, रिस्क तो जा चुकी है। और बहुत लोगों को दिखेगा कि रिस्क जा चुकी है तो बहुत लोग पैसा डालना चाहेंगे, इससे ऑटोमेटिकली रिटर्न कम हो जाते हैं। तो आपको रिस्क भी लेना है और हाई ग्रोथ में भी जाना है। तो इसीलिए दैट उससे डिफाइन होता है कि कौन से सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट होंगे और किस स्टेज पे होंगे। तो सेक्टर हो जाते हैं हाई ग्रोथ वाले, स्टेज हो जाती है अर्ली स्टेज, और इसी के इंटरसेक्शन पे आप खोजते रहते हो कि कहाँ पे ये हाई ग्रोथ आ रहा है। तो जैसे आज के दिन पे हम देखें तो काफ़ी कंज्यूमर के सब सेक्टर्स हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, जैसे क्राफ्ट बियर हो गया, काफ़ी तरह के पर्सनल केयर के आइटम्स हैं वहाँ हो जाते हैं, या कुछ एरियाज टेक्नोलॉजी के हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है जो इंडियन कंपनीज बना के अमेरिका में बेच रही हैं, वहाँ पे हाई ग्रोथ दिख रही है। तो ऐसे काफ़ी बिजनेसेस हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो इन ट्रेंड्स वाली कंपनीज में आप अगर जाकर अर्ली इन्वेस्ट कर दें, बिफोर लोगों को उस कंपनी के बारे में मालूम पड़े या उसके रिस्क खत्म हो जाएं, तब आपको चांस है कि अधिक रिटर्न्स बन सकते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वही खोजते रहते हैं हर समय। अच्छा, so before making up your investment, you need to go through a rigorous process of due diligence. How hard and challenging is designing a product? And can you share any interesting story? So diligence is a process of just understanding any company a lot better. So कोई भी कंपनी है जिसमें आपने, तो क्या होता है कि पहले आप कंपनी आपको पसंद आती है, आप उसके फाउंडर के साथ एग्री कर जाते हो कि हम इतने वैल्यू पे इतनी इक्विटी खरीदेंगे। तो मान लीजिए कंपनी की वैल्यू 100 हुई, 100 मान लीजिए 100 करोड़, इसमें हम 10 करोड़ डालेंगे और 10% इक्विटी स्टेक ले लेंगे। ये बातें हो जाती हैं, एक कागज़ पे आप लिख के, जिसको टर्म शीट कहते हैं, साइन कर लेते हो कि हम इस कंपनी में ये करेंगे। उसके बाद आपको मिलते हैं 3, 4, 6 वीक कंपनी को डिलीजेंस करने के लिए, कि आप थोड़ा डिटेल में जाकर समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक है, जो जो आपको कहा गया है वो सही है कि नहीं है। तो इस डिलीजेंस में आपको थोड़ा समझना पड़ता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो तो उसके प्रोडक्ट को अच्छा समझना पड़ता है, उसके कस्टमर से बात करनी पड़ती है कि ये प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कंपेटिटर्स क्या हैं, पोटेंशियल क्या है, क्या ग्रोथ हो सकती है। तो आप वो सब करते हो।
कोई रियल प्रोडक्ट हो तो उसके बारे में आपको अगेन कस्टमर से बात करनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि उनको कैसे पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए एक लिपस्टिक कंपनी है, उसके बारे में बात करनी है, आप 200 लोगों से को एक सर्वे भेजेंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, इस कंपनी की प्रोडक्ट कैसा लगता है कंपेयर टू अदर्स, और वो काफ़ी काम करना पड़ता है समझने के लिए कि इस कंपनी की पोटेंशियल क्या है कंपेयर टू अदर्स। मेरा सबसे इंटरेस्टिंग तो डिलीजेंस में रहा था जब हमने एक कंपनी है बीरा 91, उसमें इन्वेस्ट किया। तो उनको टर्म शीट दे दी, उसके बाद अब चेक करना था कि कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो अब लोगों को दो तरीके होते हैं, एक तो आप ऑनलाइन सर्वे कर लो लोगों से कैसा लग रहा है, बट जो हमने डिसाइड किया क्या करेंगे कि हम दिल्ली और बॉम्बे में 10-10 बार्स में जाएंगे और वहाँ पे लोगों के साथ ग्रुप में जो लोग बैठ के पी रहे हो बियर, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ पियेंगे और पीते पीते बात करेंगे। तो दिस टर्न आउट विद सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज आप अलग अलग तरह की बियर्स ट्राई कर रहे हो और जो लोग पी रहे हैं और या पी चुके हैं, जिनको चढ़ चुकी है, उनसे फीडबैक ले रहे हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। इसमें तो हमारे कंपनी में बहुत बहुत लोगों ने लाइन लगा दी कि हम भी करेंगे इस डिलीजेंस को। तो बहुत लोग इन्वॉल्व होना चाह रहे थे इसमें बिकॉज इट वाज सो पॉपुलर और सो इंटरेस्टिंग टू डू। I think I remember connecting to you during that time. I was doing a market research for another beer in Singapore. That time I would check the quality of that beer. And so it is really fun to know. But you mentioned lipstick and cosmetics. तो उसमें कैसे ये market research होता है? उसमें आप सर्वे करते हो लोगों से, तो आप आइडेंटिफाई सैंपल ऑफ लेट्स से 200-300 women who are using it, उनसे बातें करते हो। या तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप सर्वे कर लो which is send a questionnaire and you get responses which can be done online or offline, और दूसरा होता है ग्रुप डिस्कशंस कराते हो आप। तो लोगों कुछ 8 से 10 लोगों को एक रूम में बैठाओ और उनको एक टॉपिक दो डिस्कस करने के लिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है। तो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आते हैं और क्वालिटेटिव फीडबैक मिलता है जो सर्वे में नहीं मिल पाता। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वे और एंड एक्टिव ग्रुप डिस्कशन करने के बाद दोनों से समझ में आता है कि लोगों को प्रोडक्ट कितना पसंद आ रहा है या कंपटीशन कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। तो उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। आपकी हिंदी काफी उच्च कोटि की है अभय, तो आपको याद है बचपन में आप एक केमिस्ट्री पे कविता स्कूल में सुनाया करते थे, याद है तो थोड़ी सी सुना दीजिए। ओह! ये तो क्लास 11 में या 12th में मैंने एक लिखी थी कविता। पूरी कविता तो भूल गया, बट मुझे शुरू की 3-4 लाइनें याद हैं। ये ऐसे थी कि केमिस्ट्री हमारे जीवन में रखती है ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट, मेरे बिखरे हुए अरमानों का प्रस्तुत करती है एक सिस्टमैटिक चार्ट। ना होती केमिस्ट्री, ना होता टाइट्रेशन, ना होती प्रैक्टिकल की वो सुहानी शाम, वो शाम जब मुझसे टकराई एक सूरत खूब सी, कॉपर से होंठ थे, कोबाल्ट सी आंखें और नाक टेस्ट ट्यूब सी। इसके बाद भी बहुत जाता है, बट उस समय तो कुछ कुछ सोच सोच के जोड़ जाड़ के बनाया हुआ था। बहुत 1-1.5 पेज का था, अभी इतने ही याद रह गए, बाकी तो आई डोंट हैव एनी रिमेन्स ऑफ इट। I remember the टेस्ट ट्यूब वाली नाक वाली लाइन। तो पांडे जी, फिर इन शब्दों को आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, मुझे इनकी हिंदी मीनिंग्स मिल नहीं रहे थे, तो आप जरा बताइए यूनिकॉर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से हिंदी में इसका कोई शब्द नहीं है। तो इसकी एक सींग होती है और एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। तो फिर डेकाकॉर्न और हेक्टोकॉर्न को भी कुछ नहीं कह सकते, या वो उनका तो कोई? उनकी 10 गुना कर दो तो वो हो जाते हैं, बट कोई हिंदी में मेरे ख्याल से किसी ने सोचा नहीं होगा इनको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आज तक। और वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, तो बहुत टफ सवाल है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके कल आंसर भेजिएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। कैपिटलिस्ट तो हो गया पूंजीपति, और वेंचर वुड बी उद्यम। ओके, दैट इज करेक्ट। बट मुझे लग रहा था कि यूनिकॉर्न को कुछ गैंडा से रेफर कर सकते हैं, बिकॉज उसके भी एक ही सींग होता है ना, लेकिन यूनिकॉर्न एक घोड़े जैसा दिखता है विद अ हॉर्न, विद एक सिंगल हॉर्न, एंड गेंडा तो गेंडे जैसा दिखता है। अच्छा, स्टार्टअप्स को वीसी से पहली बार कैसे अप्रोच करना चाहिए व्हेन दे आर फर्स्ट ट्राइंग टू रेज मनी? कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है कि आप किसको जानते हैं, कहाँ जानते हैं, बट सबसे मोस्ट trusted way is to ask someone you know who knows a venture capitalist to put in a qualified connection, saying I know person ABC and he's interested in reaching out to you. Because क्या होता है कि एक venture capitalist के पास LinkedIn में या email पे हर दिन कई मैसेजेस आते हैं और आपको पता नहीं कि मैसेज जो भेज रहा है वो कौन है, कितना केपेबल है, अच्छा है, बुरा है, और आपके पास ऑफन टाइम नहीं होता समझने के लिए कि वो लोग
किस लेवल से आ रहे हैं लोग, कभी कभी बहुत यंग लोग, कभी कभी बहुत अनक्वालिफाइड लोग, कभी कभी बहुत क्वालिफाइड लोग, हर तरह के मैसेज आते हैं। बट अगर आप किसी के थ्रू आओ जो हमें जानता है, saying कि I know this person, he's a good person, here's the opportunity, then you take it seriously. So वो तो sure तरीका है कि आप you will get the attention. But sometimes if you don't know someone, even the quality of the email that you write, how you write and how you describe the opportunity becomes extremely important in getting attention, because you only have that much time. You're browsing your email, you come across an email and you see something which gets you interested. It has to be well worded, well written and interesting enough for someone to respond. तो एक सिमिलैरिटी जो मुझे समझ में आ रही है लॉयर्स में और वीसीज में कि ड्राफ्ट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेल ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, राइट? अभी एक स्लाइड शो दिखाते हैं आपको। अभय, व्हाट्स अप विद सेलिब्रिटी फ्रेंडशिप्स ओनली? ये क्या है? मतलब आप नॉर्मल लोगों से दोस्ती नहीं करते, उनके साथ अपनी तस्वीरें नहीं शेयर करते? इतने मतलब सचिन, धोनी और हमारे गौरांग दास जी, हाँ, सलमान खान, एंड नॉट ओनली दैट, मोदी जी के साथ भी आपका मुलाकात हो चुकी। तो व्हाट इज दिस? हम लोगों के साथ भी फोटोज ऐसी शेयर कीजिए, हम भी सेलिब्रिटी बनेंगे। ये तो इंडिया में तो है ही सेलिब्रिटी वर्शिप का कल्चर, जहाँ कोई चांस मिला लोग पहुँच जाते हैं लेने के लिए। सो ये तो बहुत कॉमन है। एंड स्पेशली हर एरिया में आपके एक दो पसंदीदा लोग होते हैं, जैसे क्रिकेट में सचिन धोनी मेरे फेवरेट्स रहे हैं ओवर द इयर्स। तो यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू ट्राई एंड मीट देम, यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू ट्राई एंड मीट देम डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग। सिमिलरली अमिताभ बच्चन और सलमान खान किसको पसंद नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो जहाँ जहाँ चांस मिला पहुँच जाओ, उनके साथ फोटो ले लो, ऑटोग्राफ ले लो, कुछ बातें कर लो, आ जाओ। एंड देन यू गेट द ब्रैगिंग राइट्स by putting those pictures to your WhatsApp groups or Facebook, और उसके बहुत सारे likes आते हैं और बहुत लोग बातें करते हैं, तो अच्छा है। और किसी के साथ कोई अच्छी अगर मुलाकात हुई हो, शेयर करना चाहे तो बताइए, कुछ याद आ रहा हो। तो सबके साथ तो काफ़ी हैं, इनमें ज़्यादा टाइम मैंने धोनी के साथ स्पेंड किया होगा, उनसे ज़्यादा बातें हुई हैं। सो आई अंडरस्टैंड हिम मोर देन अदर्स एज एन ह्यूमन बीइंग, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड वेरी इंटेलिजेंट. Very intelligent, because someone who understands things and grasps situations very quickly and has a point of view which is pretty good. So very smart. But let me tell you a funny story about a celebrity. कुछ सालों पहले की बात है, एक फ्लाइट में मैं अक्रॉस द आइल एक सीट 3D में बैठा था और 3C पे तबू बैठी थी। उसके बाद सडनली एक मेरा दोस्त है जो आगे फर्स्ट रो में बैठा था, उसने कहा अरे अबे तू यहाँ बैठा है, कम लेट मी सिट विथ यू, और हम दोनों साथ बैठ के चलते हैं, बॉम्बे आ रहे थे हम हैदराबाद से। तो उसने मुझे कहा, मैं अंदर आके 3F में आ गया उधर विंडो की तरफ, वो भी आइल में बैठ गया और फिर हम दोनों बातें करने लगे और तब्बू यहाँ 3C में बैठी थी। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, तब्बू ने उससे कहा, बिकॉज वो उसके बगल में था अक्रॉस द आइल, एक्सक्यूज मी, मुझे फ्लाइट में टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है और स्पेशली जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तो डू यू माइंड इफ आई होल्ड योर हैंड्स? तो दिस फ्रेंड सेड नो इट्स ओके। तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसे अक्रॉस द आइल हाथ पकड़ के बैठी रही। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत ही टर्बुलेंट फ्लाइट थी और पूरी फ्लाइट में एक्सेप्ट व्हेन द फूड का ट्रे जब जाता था तब उसका हाथ पकड़ के बैठी रही। और वो फ्रेंड मुझसे बात करना छोड़ के उससे बातें कर रहा था और मैं अपने लक को कोस रहा था पूरी टाइम पे कि ये ना आता, ये फ्रेंड ना होती, व्हाटएवर। सो उसके बाद जब फ्लाइट रुकी तो तब्बू ने कहा कि थैंक यू, एक्चुअली क्या होता है कि मुझे बहुत डर लगता है, तो यहाँ इंडिया में तो लोग मुझे जानते हैं तो मैं पूछ लेती हूँ, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मैं नहीं पूछ पाती हूँ एंड आई स्ट्रगल थ्रू द फ्लाइट, तो थैंक यू फॉर दिस। तो इस फ्रेंड ने कहा कि एक्चुअली तब्बू यू मे नॉट रिमेंबर, 2-3 साल पहले सेम फ्लाइट पे हम दोनों ऐसी सीट्स में बैठे थे, आपने यही पूछा था मुझसे। तब मुझे समझ में आया ये फ्रेंड ने आके मुझे सीट चेंज करा के वो क्यों बैठ गया वहाँ पे। ओह माय गॉड, आई होप तब्बू ये एपिसोड देखिए हमारे शो का और फिर अगली बार आप किस फ्लाइट में जाएं तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब आपने जिस तरह की सक्सेस देखी है, तो ये अनथिंकेबल है कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आए होंगे। इफ एट ऑल कोई प्रॉब्लम्स आए हैं तो व्हाट काइंड ऑफ प्राइस वन हैज टू पे? सो 2 थिंग्स, फर्स्ट एक तो कि जो बाहर से दिखता है कि एक स्मूथ कर्व है करियर का, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा होता नहीं है। जो नेगेटिव पार्ट्स हैं वो छिप जाती हैं, कोई बात नहीं करता उनके बारे में, उसको कोई हाईलाइट नहीं करता। जो अच्छी चीज़ें होती हैं आपके साथ उसको हाईलाइट करते हो, विच इज़ ऑल्सो सोशल मीडिया इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो हर किसी के लाइफ में और मेरी लाइफ में भी हुई हैं कि करियर में थिंग्स हैव नॉट गॉन वेल। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ पीरियड इन बिटवीन 2002 एंड 2004
where एक कंपनी, मैंने बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनी ज्वाइन की जहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, और वो कंपनी ने अपना इंडिया बिजनेस बंद कर दिया, और सडनली हम सब जो वहाँ काम करते थे सब जॉब से बाहर हो गए। अच्छा। और उस समय तक हमको लगता था कि हम बहुत हाई फ्लाइंग हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, ये है वो है। सडनली ऐसा होता है तो आपको अपनी वो औकात समझ में आ जाती है कि आप ठीक हो, ऐसे स्पेशल भी नहीं हो। एंड देयरफॉर यू हैव टू बी अवेयर कि हर कॉन्टेक्स्ट कौन कैसा दिखता है इज अ फंक्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। किसी को अच्छी राइड मिलती है, किसी को अच्छी राइड नहीं मिलती है, किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं। But you have to bear with them, you have to endure through those problems and live life like that. So my only point is that every so-called good-looking career is not as smooth as it looks from the outside. That's one. Second, I think in terms of price to pay, there are a few things which you lose along the way. When you spend more time than others in pursuing a career, an opportunity, etc., you lose friends along the way because they are expecting time from you, and you do not have the time to give them. You also lose relatives along the way who expect you to give them time, and you don't give them time. And वो कहीं नाराज हो जाते हैं, कोई खफा हो जाते हैं, and you lose them, and that's natural. Second is also there are other friends who might think that आप उनके लिए बहुत ऊपर चले गए हो, and they'll not appreciate a call from you, or they'll not respond to you, or they'll not like to meet you, and वो reach out ही नहीं करते, और तुम वेट कर रहे हो या तो उनके कॉल करने का, या तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुमने कॉल किया उनको। एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज यू लूज मोर पीपल, एंड पीछे लोग बात करेंगे, फिर देखो वो तो है, कभी उसने कॉल नहीं किया आज तक, ये वो तो होती रहेंगी। सो दैट्स द प्राइस यू पे, and by the time you realize this, oftentimes it's too late. So you try to go and rectify it, you try to solve for it, but sometimes the distances are so large, the bridges, I mean the gap is so wide that it's hard to bridge. I'm glad you mentioned this because I know how many friends I have lost during the course of life. But then I think over a time things heal and people become, closer again. Thanks for sharing this. I would like to ask you, Abhay, how is Abhay as a father? I personally feel that being a parent is the toughest job. So अपने thoughts बताइए इस पे। और अभी because of lockdown and these times, hope your sons are getting sufficient time with you. So they are getting sufficient time now. They're both at an age where they are teenagers and they don't want that time. So when they wanted the time, I probably gave them a lot less time than they deserved or required. And now when I'm wanting to give more time, they don't want it because they're teenagers and they kind of push you back, push you away. So it's a challenge. Of course, everyone tries to, as I said, balance the different people in your life and give them everyone adequate time without compromising meaningfully on anyone. You do make compromises. Yeah, it's a question we should ask the kids. You try to do your best, but I'm sure they'll not give you the highest marks, or they'll not give me the highest marks on parenting. Any activity you're doing with them? We play board games every day. All right, that's very that's what the kids love. So हम चारों बैठ के हर दिन कुछ ना कुछ board game खेलते हैं. It gets very competitive, but it's fun. So that's what the kids enjoy. And we watch a lot of sports together, and my sons. So they love watching football. They love watching tennis. So do I. I love watching cricket. They don't. Tennis and football is stuff that we watch a lot together. Behind every successful man is a strong woman. Complete the sentence. Rashmi is. So she's everything. I mean, she's holding the fort while I'm running around trying to do different things. So she's mostly responsible for keeping everything together and running extremely well. The family, the kids, the extended family, house, everything runs smoothly, and you can solidly depend that she's there. So yeah, the statement is completely true. Okay. आपने अशोका यूनिवर्सिटी को 10 करोड़ का दान दिया, आईआईटी बॉम्बे को भी 10 करोड़ का दान दिया है, ऊपर से चेक में लिखा है कि 10 करोड़ ओनली। और हमारे भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को चलाने में लगभग 25 लाख का हर साल खर्चा हो जाता है। तो अभय, व्हाट इज योर लाइफ फिलॉसफी? Where does the motivation come from? I think the most important driving rationale for all of this is कि हम सब यहाँ पे आए हैं इस दुनिया में अपना टाइम स्पेंड करके जाएंगे. But wherever we are, be it a city, be it a school, be it a job, be it a family, be it the world,
the only thing we can do is to leave the place a better place after we go. So आप अपने शहर को, अपने परिवार को, अपने स्कूल को, अपने जॉब को, जब आप जहाँ घुसे, जब आप वहाँ से निकले, वो जगह पहले से अच्छी होनी चाहिए. और उसमें if you think about family, if you think about home, we all do a lot of things to improve. Now what can you do outside of it? जैसे हम how do we leave overall the place where we live a better place? You do your stuff whatever you can, जो आपके बस की बात हो. मैंने जैसे सोचा कि IIT बॉम्बे में मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पे उस कॉलेज ने मुझे सब कुछ दिया है जो भी मैं हूँ, तो वहाँ पे अगर जाके आप कुछ कर सकते हो कॉलेज के लिए, और आजकल IITs को गवर्नमेंट से उतनी सपोर्ट नहीं मिलती जितनी पहले मिलती थी, तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए. अपने अपनी एबिलिटी की बात है कितना कर सकते हो. तो मैंने किया अपने हिसाब से. अशोका यूनिवर्सिटी कुछ दोस्तों ने शुरू की थी, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बढ़ रही है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. सो दे आस्क्ड मी इफ आई कैन जॉइन देम एज अ ट्रस्टी ऑन द बोर्ड. उनका काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे लगा कि अगर अगले 20-25 सालों में दिस कैन बिकम अ टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, एंड इफ आई कैन प्ले एनी रोल इन डूइंग दैट, आई शुड. And that's a call of being a trustee there, being involved there. Bhilai education हमने comes back to the same philosophy. हम उस शहर में रहे, उस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया. वहाँ पे अगर कुछ लोगों को ज़रूरत है जिनकी नीड हम वहाँ जाए बिना यहाँ से कुछ करके हेल्प कर सकते हों, तो हमें करना चाहिए. बिकॉज हम टाइम उतना तो नहीं दे पाते, बट इफ यू कैन प्रोवाइड सम गाइडेंस, प्रोवाइड सम हेल्प to other people who can then translate that into real impact for people living in Bhilai, then we've given back something to Bhilai. So that's the logic. So I think all of us have to do and should do something that we are capable of, and you do it for yourself. You feel good about giving back. You feel good about doing something good. You sleep better. Or क्या है? It's a journey which you have to enjoy. This is part of enjoying the journey. अच्छी नींद के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ. हाँ. अच्छा, वैसे हम नॉर्मल लोग जब शादियों में जाते हैं तो लिफाफा पकड़ाते हैं, तो कभी 501 रुपए या 1001 रुपए देते हैं, तो आप कितने का लिफाफा पकड़ाते हो? ये सवाल रश्मि से पूछना चाहिए. मैंने कभी किसी को कोई लिफाफा नहीं दिया. करोड़ों का दान कर दे रहे हो ना, इसलिए पूछ रहे हैं. मैंने नहीं दिया कभी किसी को लिफाफा, सो आई डोंट नो. अच्छा, वैसे मैं सोच ही रही थी कि रश्मि का जिक्र अभी और ज्यादा आया नहीं, क्योंकि जब भी बात करो तो रश्मि बीच में 2-3 बार नाम ले ही लेते हो तुम. अच्छा, एक बात बताना कि जो सीढ़ी और स्टेयरकेस चढ़ने का शौक है आपको, ये आदत पड़ चुकी है क्या? मतलब कॉर्पोरेट लैडर की ऊंचाइयों में पहुंचने की आप कितने फ्लोर्स एक बार में क्लाइंब कर लेते हैं? ये आदत नहीं पड़ चुकी है, पिछले 1-1.5 साल की आदत है जब से लॉकडाउन हुआ है. तब जब जिम बंद हो गया, जब सड़कें बंद हो गई, तो आदमी कहाँ जाए, कहाँ एक्सरसाइज करे. तो हमारी बिल्डिंग 50 माले की है, तो मैंने वहाँ पे शुरू किया ग्राउंड फ्लोर से लेके 50th फ्लोर तक जाओ. जब वहाँ तक पहुँचे तो समझ में अभी तो थके नहीं है, तो फिर नीचे आके फिर चढ़ जाओ ऊपर. सो दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग कि वो 2 बार 50 स्टोरी, सो 100 फ्लोर्स, एंड दैट्स अ गुड एक्सरसाइज, दैट्स अ गुड वर्कआउट. सो हफ्ते में 3 बार कर लो तो बहुत अच्छा लगता है. Are you listening to what you're saying? Like 50 फ्लोर चढ़ने के बाद थके नहीं है तो दोबारा से 50 फ्लोर फिर से चढ़े. Not enough कि लगे कि बहुत हो गया. There are people I know जो 3 किलोमीटर दौड़ते हैं और उसको मैराथन कहते हैं. अच्छा, अब it's been wonderful talking to you, but अब हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं. Choose between the two, watching cricket or watching football. Watching football. रोजर फेडरर और महेंद्र सिंह धोनी. धोनी. Great. Data driven decision making or trust your instinct? Trust my instinct. Really? Because मैंने माइकल मॉरिट्ज का जो इंटरव्यू देखा था, वो तो इंस्टिंक्ट की बात कम करते हैं. अच्छा, your favorite dialogue from सलमान खान फिल्म? एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. ये फेवरेट डायलॉग है. ये तो कॉमेडी है. That I saw that movie too many times to not remember that one. Now, can you pronounce the names of these luxury brands? I'm going to show you the slides. Hermes, Givenchy, Salvatore Ferragamo. Okay. Xenia. All right. I'll give you like 70 out of 100. People take holidays from their work
and you take holidays from your holidays. So, how many holidays? Okay, forget it. Which is your favorite holiday destination? Goa actually is the simplest one. It's close from Bombay, easy to get to. I love it. Outside India? I guess favorite is place where you go many times. I mean, there are many places that I've gone maybe twice and liked it a lot. Something like Cape Town, maybe Barcelona. But I think some place that I've gone many times is London, and I love it. Whom do you find as the greatest individual investor? Oh, Sir Michael Moritz. Acha. Greatest entrepreneur of all time? Jeff Bezos. What would you be if you were not a VC today? I hope an entrepreneur. It's very hard to resist the temptation of doing something on your own in today's market where the opportunity is everywhere, there's capital everywhere. So should have been trying to build a business on my own. Great. Okay, now Abhay, from a VC's point of view, rate and difficulty level 1 as difficult and 5 as easy. And I assume you have a fair bit of household experience during the lockdown. So you have to rate jhadu pocha, cooking, doing dishes, laundry, and keeping the house in order in rate 1 to 5. So go again. Jhadu pocha, cooking, doing dishes, laundry, and keeping the house in order. So I think most difficult is keeping the house in order overall. All right. And the easiest to me is jhadu pocha. That's easier to do. Okay. Cooking is probably second. So one is keeping the house in order. Cooking is hard. Jhadu pocha and washing clothes are easier. So they're probably 4 and 5. Okay. And whatever is the left is in the middle. आपने इनमें से कुछ काम किया था क्या लॉकडाउन में? Jhadu pocha. And therefore I say it's easy. तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभय पांडे ने लॉकडाउन में घर में झाड़ू पोछा लगाया है काफी दिनों तक हम अभय न्यूरोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर आर लूरिया ने कहा था A man does not consist of memory alone, he has feeling, will, sensibility and moral being. मनुष्य में केवल स्मृति ही नहीं होती, उसके पास भावना, इच्छा, संवेदनशीलता और नैतिक अस्तित्व भी होता है जो अभय आप में है. And I could not have summed it better for you. So a very happy big birthday to you and thank you so much for your time today. Thank you very much. Pleasure has absolutely been mine. Thank you.